मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में आज हम एक सेमिनार में हैं जो कि न्याय और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, नफरत के खिलाफ तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक सेमिनार यहाँ पर हो रहा है। जी हाँ, वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट एक समिति है, संस्था है, उसकी ओर से आज ये कार्यक्रम हल्द्वानी में हो रहा है। और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर बातचीत रख रहे हैं, कई लोगों ने अपनी बात रखी है, वो भी हम लोग अभी आपको सुनवाएंगे। अक्सर आप टीवी खोलते होंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे तमाम लोग नफरती भाषण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कई बार संज्ञान लिया है। पुलिस और सरकार भी इस मामले में कई बार काम करती है, प्रशासन के निर्देश आते हैं, लेकिन जो नफरती भाषण हैं वो दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और इनका प्रचार प्रसार भी आप देखते होंगे, कई वीडियो वायरल हो जाते हैं। टेलीविज़न चैनलों पर बैठकर जिस तरह की डिबेट होती है, जिस तरह की डिबेट टेलीविज़न चैनलों पर होती है, वो माहौल को और ज़्यादा ख़राब करती है। तो भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार यहाँ पर हो रहा है, और चलते हैं, चलिए उस सेमिनार में। और उस खबर को, जो खबर हम बात कर रहे हैं, जिस बारे में अमन की, ब्रदरहुड की, जस्टिस की, वो खबर जो है मसाला नहीं लेके आती है। तो अब मसाले से रोजगार जुड़ा हुआ है, और हर चीज आज के टाइम पे, आज के नौजवानों का एक प्रॉब्लम है। एक वर्ड यूज होता है, अगर आप कहीं फॉरेन में जाए या आज के टाइम पे किसी मेट्रो सिटी में रहे, तो एक वर्ड होता है यूज, जिसे कहते हैं इंस्टेंट कॉफी। इंस्टेंट कॉफी क्या है? झटपट बना। तो इंस्टेंट सक्सेस भी बड़ी जरूरी होगी। अब पांडे साहब को अगर गाली बक के मुझे आज ही हल्द्वानी में मकबूलियत मिल जाए तो मैं क्यों उन्हें गले लगाऊं? सवाल यही से शुरू होता है। तो सियासी तौर पे साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये किसी ने नहीं दी थ्योरी। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा और मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद थी, और कम से कम मैं बताऊं अध्यक्ष जी आपको कि कम से कम मैंने 100 से ऊपर किताबें साइकोलॉजी की पढ़ी। तो मैंने एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया इस मुल्क में। होता क्या है, ये मुल्क जो है, हम सुनते हैं कि युवाओं का देश है। 40% 35% युवा है इस देश में, जो 30 साल से कम का है। तो जो युवा है उसका प्रपोर्शन घटता बढ़ता रहता है। तो जब वो प्रपोर्शन हाईएस्ट पे होता है तो उन्माद बढ़ता है, क्योंकि युवा के अंदर 3 चीजें आ गई। पहली बात, इंस्टेंट कॉफी, यानी बहुत तेजी से सक्सेस पाने की जरूरत। दूसरा, अब उसको यह लगता है कि अगर क्राइम करके भी बहुत जल्दी मकबूलियत हासिल हो जाए तो उसमें कोई गुरेज नहीं है उसको। तीसरा, आज हमारी सहनशीलता, हमारा जो सब्र है वो घट रहा है, क्योंकि समाज ऐसा हो गया। तो अब इन तीनों मसले में जब युवाओं का ग्राफ बहुत ऊपर जाता है तो समाज के अंदर तत्काल प्रभाव से आक्रामकता बढ़ती है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का जो 18 साल का है और पहली बार वोटर बना है, उससे वही चीज आकर्षित करेगी जो उसकी उम्र में आकर्षित करती है। एक शेर है ना कि वो कदम कदम पे भरे घर ने पासबानी की, मगर वो भाग गए खैर वो जवानी। तो मसला ये है कि जब वो जवान होता है लड़का, तो उसको कोई बुर्दबार बात समझ में नहीं आती है। वो ये कहता है कि भाई इस वक्त जो दुनिया में दिख रहा है, जो माशरे में दिख रहा है, वही मुझे खरीदना है। इसका एक तजुर्बा मैं आपको बताऊं। जिन लोगों ने सन 1991 में इस मुल्क में आग लगाने में पार्टिसिपेट किया होगा, आप उनमें से किसी से मिल लीजिए जाके, मैं सैकड़ों से मिला हूं। वो सब कहते हैं हमारे दौर में वो गलतियां थी, लड़कपन था, बचपन था, अब वो नहीं करना है, बच्चों को रोजगार दिलाना है। अब आज जो ये कर रहा है ये भी यही करेगा। लेकिन अब माहौल कैसे बदल जाता है, कैसे अचानक से भारत जो है उन्मादी से सोशलिस्ट हो जाता है, ये समझने की बात है। तो जब वो बच्चा 18 साल का होता है, उसे बड़ी उम्माद से मोहब्बत होती है। आप देखेंगे, अगर 4 गाड़ियों का काफिला जा रहा है तो उस आदमी से वो इंप्रेस हो जाएगा, भले वो चोर, भले वो डकैत हो, क्रिमिनल हो, बलात्कारी हो, उससे वो इंप्रेस रहेगा। इसके साथ 6 बंदूक के लोग चल रहे हैं, और एक वक्त आएगा उसके बाद वो उससे कभी नफरत करने लगेगा। तो ये जो मसला है ये यहीं से शुरू होता है, ये थ्योरी यहीं से शुरू होती है कि आज जो 18 साल का बच्चा था वो जब बढ़ गया और उसकी अक्सरियत बढ़ गई,
तो उन्माद बढ़ा देश में। अब धीमे 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 आप पहले साल जाके 2 लोगों को मारे, आपको मकबूलियत ना मिले, फिर 2 और मारे, फिर 2 और मारे, 2 और मारे, एक वक्त के बाद आपको लगे यार बेवकूफी कर रहे हैं, कुछ और करते हैं। तो जो 91 में बच्चा 18 साल का था, या 90 में 18 साल का था, या 89 में 18 साल का था, जब वो 15 साल बीत गए तो 35 साल का हो गया। अब उसके बाप ने उसे समझाया कि भाई नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, घर पालना है, तो वही बच्चा सोशलिस्ट हो गया। जो आक्रामक था वही बच्चा सोशलिस्ट हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरी जनरेशन नहीं। मैं उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं, अभी उसको मैं बात करता हूं, पहले ये सुनिए। वही बच्चा सोशलिस्ट हो गया। अब जो 2012 के बाद एक, अगर आप स्टडी को पढ़ेंगे तो देश में 38% युवा था, तो उन्माद बढ़ रहा था। अब युवाओं की संख्या धीमे 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 कम होगी और वो सोशलिस्ट होती जाएगी। एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं कि जब आप अगर आपने सोलर पैनल पढ़ा हो, या अगर आपने एटम पढ़ा हो, तो उसमें होता यह है कि एक एटम एनर्जी लेके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, और जब उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है तो वापस अपने ऑर्बिट में आ जाता है। मैं एक जमाने में गुलाम नबी आजाद साहब हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके केबिन में बैठा हुआ था, एक IAS ऑफिसर आया। अच्छा, उस वक्त मैं, आज से 10-12 साल पहले की बात है, अभी मैं बहुत छोटा लगता हूँ, उस वक्त तो मैं ऐसा लग रहा हूँ कि कोई घर से बच्चा ले आए हैं अपने। तो मैं NSUI में था, ये यूथ कांग्रेस में था, तो मैं वहां बैठा था, एक अधिकारी उनके साथ बैठे थे, मैं सोफे पे बैठा था, वो सामने बैठे थे। तो ये बता रहे थे वो अधिकारी गुलाम नबी साहब को, मिनिस्टर साहब को बेसिकली, कि एक उनके दादा जो थे वो किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित थे, उसके बाद उनके जो बाप आए वो किस तरीके से इंदिरा गांधी से प्रभावित थे, और अब वो किस तरीके से मनमोहन सिंह एंड XYZ से प्रभावित है। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन मैं किसी कोर्ट डिस्कशन में गया, तो वहां एक केस था हाई कोर्ट में कहीं, तो वहां RSS के एक बड़े नेता आए हुए थे, और इत्तेफाक से वो अधिकारी को मुझे देखा, तो उसने तो मुझे नहीं पहचाना, मैंने उसे पहचान लिया। खैर केस था, तो हम सब एक ही होटल में बैठ गए, वो उधर बैठे, भाई वो दोनों ने मेरी साहब सलामत हुई, और मैं अपनी चाय पी रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ बैठ के। तो मैंने कान लगाया थोड़ा सा उधर, तो वही अधिकारी सेम जो 2012 में गुलाम नबी को ये बता रहा था, वही सेम अधिकारी उस RSS के बड़े पदाधिकारी को बता रहा था कि किस तरीके से उसके दादा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित थे, उसके बाद किस तरीके से गोलवलकर की थ्योरीज पढ़ा करते थे, और अब वो किस तरीके से XYZ से प्रभावित है। तो मसला ये है कि इस मुल्क में निजाम का कोई मतलब नहीं है। इस मुल्क में के लोग ऐसे हैं जो सचिन को 100 बनाने के बाद 10,000 गाड़ियों की रैली निकालते हैं, और अगर वो 0 पे आउट हो जाए तो उसी को डंडा लेके दौड़ाते हैं। तो यहाँ पे वक्त और हालात कब बदल जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं है। अब मैं इस पर आता हूं कि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट क्यों बनी। वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट इसलिए बनी कि मैं एक गांव में गया, वहां एक लिंचिंग हुई और उस बच्चे को जला के मार दिया गया, 2 बच्चों को। अभी रिसेंट बात है, 6 महीना नहीं हुआ मुझे वॉलंटियर्स बनाए हुए। तो मैं काठमांडू से आ रहा था जहाज में, मैंने न्यूज़पेपर मांगा तो वो मैंने पढ़ा कि नासिर और जुनैद नाम के 2 बच्चों की लिंचिंग हो गई राजस्थान में। फिर मैं उसके स्टडी को पढ़ता रहा, लंबा था वो, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और ये देखा कि 1 हफ्ता हो गया, ना सरकार उस पर बात करने को तैयार है और ना मीडिया बहुत ज्यादा उस पर बात करने को तैयार है। तो मैं जब जहाज से उतरा तो मैंने कहा कि उसके घर चलना चाहिए, मुझे एक बार मिल के आना चाहिए। हालांकि मेरी उस मामले में या उस सरकार में इतनी बड़ी औकात नहीं थी कि मेरे जाने से कुछ बदलता, लेकिन एक दिल में आवाज थी कि चलो एक बार करके देखो। तो मैं गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं आपको बताऊं, वो 2 लड़कों की जिनकी लिंचिंग हुई थी, उनके घर में एक पंखा ढंग का नहीं, एक पंखा, और उसकी छोटी सी बच्ची थी, 1 साल की रही हो या 1.5 साल की रही हो, उसने मुझे ला के गोद में दिया। तो मेरी जो अंदर मेरे जो चीजें थी ना, कि मैं सियासत क्यों करने आया था, मैं सियासत में क्यों आया। भाई मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी बेगम डॉक्टर है, मैं वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं खाना तो खा सकता था, लेकिन मैं सियासत में क्यों आया। तो सियासत में आने का मकसद है कि इन्हीं मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ी जाए। तो अगर मैं नहीं लड़ सकता हूं तो फिर क्या फायदा।
खैर वहाँ जो भी मसले हुए, मैंने उस वक्त कहा कि मैं पार्टी से इस्तीफा दूं, और वो बात इतनी बड़ी हो गई कि अशोक गहलोत को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ गया और 35 लाख रुपए दोनों परिवारों को मुआवजा मिला और बहुत सारे अभी उसमें गिरफ्तार हो गए। फिर मैंने ये सोचा कि उसके बाद ये हुआ कि भाई दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के फोन आ गए फौरन ही, यहाँ फला में आ जाओ, फला में आ जाओ। तो मैंने ये सोचा कि क्या एक ही नासिर जुनैद है? फिर मैंने पाया ऐसा नहीं। एक बच्चा राजस्थान में 8 साल का बास्केट के मटके से पानी पी लेता है, उसका नाम है अर्जुन मेघवाल। उसको वो इतना मारता है कि उसकी जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो दलित बच्चा है। तो ऐसे केसेस की तादाद बढ़ती गई और मैंने वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट बनाने के लिए सोचा और मैंने बनाया। तो जिसे मैं बना रहा था, मेरे एक बड़े देश के बड़े सियासतदान हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी उसे एक दिन पहले। तो ये सब फ्लॉप आइडिया, कोई नहीं आता है, सब फोटो खिंचाने आते हैं, ऐसे कोई मदद करने नहीं आता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए बना के कितने मेंबर्स होते हैं। मैं आपको बताऊं 6 सितंबर को 6 महीना पूरा करेंगे। 6 मार्च को मैंने बनाया है, 50,000 मेंबर्स बनाए हैं मैंने पूरे देश में। 5 स्टेट में हमारी यूनिटें बन चुकी हैं। 1000 से ऊपर FIR मैंने कराए। 2000 लोगों से ज्यादा को मैंने कानूनी मदद दी है। और सबसे बड़ी बात, सारी बातों में मैंने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। उसके साथ साथ हम अभी 3 प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। तो रंप रोड एक निजी होटल में ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, प्रमोटिंग जस्टिस एंड ब्रदरहुड और वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट। जैसे कि भी अंदर बात चल रही है कि भाईचारे को बढ़ाया जाए, नफरत के खिलाफ। तो मेरे साथ यहाँ पर उत्तराखंड के इंचार्ज हैं इस संस्था के, हसनैन खतीबी। कार्यक्रम क्यों, मकसद क्या है? वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट जो हमारा एक NGO है, ये नेशनल लेवल पर काम करता है। अभी हमें 6 महीना हुए हैं इस NGO अपनी इसको कमेटी को बनाए हुए। 50,000 मेंबर हमने इसमें जोड़े हैं। इसका उद्देश्य है कि कहीं पर भी किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है, लिंचिंग होती है, हेट क्राइम होता है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं, उसको कानूनी मदद दिलाएं। और कानूनी मदद के साथ, क्योंकि आज का टाइम ऐसा नफ़रत का माहौल गर्म है, हम चाहते हैं कि इस माहौल को हम प्यार और मोहब्बत में ढालें। इस NGO का यही मकसद। और संविधान में जो है, हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसी संविधान के तहत हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और उसको न्याय दिलाते हैं। पीड़ित जो होता है उसको हम न्याय दिलाते हैं। भाईचारे को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम है? भाईचारे को बढ़ाने के लिए है कि आपस में हम, जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हम आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग धर्म के लोग हैं, सब भारत के हैं, एक गुलदस्ता है। इनको सबको मिलाकर हम आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, इनसे राय मशवरा करते हैं कि भाई किसको क्या, कैसे हम इसको अमन का पैगाम कैसे हम पहुँचाएँ भाईचारे के लिए। किसी भी वर्ग विशेष के साथ वो होता है। कौन कौन शामिल है, किस किस मज़हब के लोग शामिल हैं आज यहाँ पर? हमारे सरदार वीरेंद्र सिंह चड्ढा जी हैं आज इस मंच पर, खजान पांडे जी हैं, संदीप जोशी जी हैं, गोपाल सिंह अधिकारी जी हैं और यूसुफ एडवोकेट साहब हैं, मौलाना मोहम्मद कासमी साहब हैं जो जमीयत के ज़िले के सदर भी हैं। जी। सभी लोग हम एक साथ मिलकर बैठे हैं और इसी पर विचार मंथन चल रहा है कि हम कैसे नफ़रत के माहौल को प्यार में बदलें। कैसे नफ़रत के माहौल को प्यार में बदलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो मैं यहाँ पर हसनैन खतीबी से बात कर रहा था। जी हाँ, यहाँ पर आज जो बात चल रही है वो यही कि अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती हो तो सरकार और कानून के ज़रिए से वहाँ मदद की जाए। मज़हबों में आपस में प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं या ईसाई हैं, लेकिन इस सबसे पहले ज़रूरी है कि कम से कम आदमी बना जाए। मज़हब तो निजी मसला है। जी हाँ, मज़हब निजी मसला है। उसके कपड़े, पोशाक, ये सब परंपरा और रीति रिवाज से पनपते हैं, लेकिन आदमी बनना ज़रूरी है। जब
आप और हम जब आदमी बनेंगे, जब इंसान बनेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर मज़हब की जो दीवारें हैं वो टूटती हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और नफ़रत के खिलाफ जो भी नफ़रती चिंटू इस बीच काम कर रहे हैं, टेलीविज़न खोलो, मोबाइल खोलो तो आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। कोई पोस्ट आप करते हैं तो नफ़रती लोग वहाँ भी आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। इस सब के खिलाफ ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, देश भर से खबरें आती हैं। हल्द्वानी में ये अच्छा एक कार्यक्रम हुआ, हम भी इसका स्वागत करते हैं। अभी यहाँ पर खजान पांडे साहब यहाँ पर बात कर रहे थे, उसके अलावा भी डॉक्टर मेराज हुसैन साहब जो कि दिल्ली से आए हैं, आज वो यहाँ चीफ गेस्ट हैं, इस समिति की शुरुआत करने वाले भी हैं। अब्दुल कबीर साहब ने यहाँ पर बात की है। सभी मजहबों के लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, प्यार और भाईचारे की बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नफ़रत का माहौल निज़ाम की सरपरस्ती में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आम आदमी अगर कुछ भी गड़बड़ अगर आम आदमी करता है तो कम से कम उसको एक आम आदमी कहकर साइड किया जा सकता है, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जब कुर्सियों पर बैठे लोग नफ़रत फैलाएं तो वो उस पर सवालिया निशान लग जाता है और इस तरह के सेमिनार जब होते हैं तो वहाँ पर बातचीत होती है। जी, तो ये साथियों ये कार्यक्रम चल रहा है। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अनवर एडवोकेट है, मैं काशीपुर से हूँ। जी सर। हमारे यहाँ काशीपुर के कुछ साथी आए हुए हैं द एलिट क्लब से। ओके, अच्छा, एलिट क्लब काशीपुर से आए हैं। जी, ये हमारे नदीम अख्तर जी हैं। नदीम अख्तर साहब, दूरदर्शन में रहे आप? जी, मैं डीडी न्यूज़ में लगभग 15-16 साल रहा। 15-16 साल। जी 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 जी। आज नफरत के खिलाफ आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, न्याय और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए क्या शुरुआत हो रही है, क्या कर रहा है? देखिए, आज जो देश में हालात हैं और जिस तरीके से नफरत लगातार जो है सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही है, तो देश के 95% जो नागरिक हैं जो ये चाहते हैं कि देश में हमारा जो समाज है वो समरसता के साथ रहे, सामाजिक समरसता बरकरार रहे, तो ऐसे में इस पहल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मेरा ये विश्वास है कि देश में अधिकतर लोग 95% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि देश में अगर भाईचारा रहेगा तो देश जो है आगे जो है तरक्की कर सकता है और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। सलीम साहब, टेलीविजन पर जब टेलीविजन खोला जाता है, जब डिबेट किया, नदीम अख्तर साहब जब टेलीविजन खोला जाता है तो देखते हैं वह नफरती की बातें हो रही हैं, जबकि वहां से एक स्टूडेंट सीख कर IAS की तैयारी करता था, PCS की तैयारी करता था, डॉक्टर इंजीनियर बना करता था, वो इंस्पायर्ड हुआ करता था। लेकिन आज वहां से इंस्पायर्ड हो रहा है कि वो कट्टर धार्मिक हुआ जा रहा है। इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि मैं मीडिया में रहा हूं तो मेरा ये अनुभव है और बहुत ही ये दुख की बात है कि जिस तरीके का मीडिया में आजकल जो मसाला या जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे न केवल समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है बल्कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उस पर भी बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली जो मीडिया का एजेंडा है कि वो किसी के पक्ष में भी चाहे वो नफरत को फैलाया जाए, देश में पोलराइजेशन किया जाए, हिंदू मुस्लिमों के बीच जो नफरती चीज़ें हैं उन चीज़ों को आगे किया जाए, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस पर हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन आज नदीम साहब, मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहूँगा, अमूमन टेलीविज़न पर डिबेट को कटघरे में खड़ा किया जाता है। बिल्कुल, अगर गलत है तो कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। सरकारों में बैठे लोगों को भी सवाल लगते हैं कि जिस तरह से बयान अक्सर कुर्सियों में बैठे हुए लोगों के आते हैं। लेकिन आज जो सभी मजहबों के लोगों में जो अखलाक की कमी आई है, जो व्यवहार की कमी आई है, आप मानते हैं कि वो भी इस सब के लिए बहुत जिम्मेदार है? बिल्कुल, बेशक। जैसे हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो हमारी शिक्षा हमें ये सिखाती है और हमारे देश की ये परंपरा रही है कि यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हर तरह की वेशभूषा अपनाने वाले लोग हैं, खान पान उनका डिफरेंट हो सकता है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट है, एक तरफ नॉर्थ इंडिया है, एक तरफ साउथ इंडिया है, एक तरफ मध्य इंडिया है। तो आप देख लीजिए, अगर आप 10 किलोमीटर की रेंज में या 20 किलोमीटर की रेंज में आगे जाएंगे तो आपको भाषा, संस्कृति, वेशभूषा में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये हमारे देश की जो एक मजबूती, एक हमारी शक्ति हुआ करती थी, आज उस शक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसके फायदे के लिए चाहे जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन समाज को इसके लिए आगे आना होगा और ये जो भाईचारा है, ये जो समरसता है, ये जो बंधुत्व है, ये जो एकता है, ये जो समानता है, इस पर हमें जोर देने की जरूरत है। नजीम साहब, अभी शरावत खान साहब बात कर रहे थे कि 5% नफरती लोग होंगे सभी मजहबों में, लेकिन जो 95% लोग खामोश देखते हैं, ये बड़ा सवाल है। वो खामोशी से क्यों देखते हैं? जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि जुल्म देखने वाले बड़ी तादाद में हैं।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोगों के सामने नफरत फैलाई जा रही है, उनके सामने जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, फेसबुक हो, बिल्कुल। जो इसके अलावा जो भी जितनी भी सोशल साइट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि आज के दौर में बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं, सब लोग जो है सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका जनमत तैयार हो रहा है, उनका ओपिनियन तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन नफरती लेखों से, इन नफरती व्हाट्सएप ग्रुप से, इन नफरती व्हाट्सएप की जो चैट है, इनके थ्रू ज़्यादा वो हो रहा है। तो हमें इसके लिए भी ध्यान देना होगा। किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले हम ये जांच लें कि इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हफ्ता पहले ही डिसीजन दिया है कि आप सिर्फ माफी मांग कर, अगर कोई पोस्ट आपने दी है, पोस्ट लगाई है, तो अगर आप सिर्फ माफी मांग कर पीछा नहीं छूटेगा, बल्कि इसके लिए सजा दी जाएगी और बड़ी जिम्मेदारी से पोस्ट करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी व्यवस्था दी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो आपने बताया कि इसका डिसीजन दिया, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी बहुत सारे गाइडलाइंस को लेकर बातचीत हो चुकी है। तो न्यायपालिका भी इस बात को मानती है और जानती है कि जिस तरीके से देश में मीडिया के द्वारा खासकर जो नफरती माहौल बनाया जा रहा है, वो देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और इससे आने वाले समय में देश के क्या हालात होंगे हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पहले आपने एक गाना सुना होगा, पता नहीं वो क्या सोचकर गाना बनाया गया, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज इंसान ही बनने की जरूरत है, मजहब तो निजी मसला है। आप अपने मजहब में रहकर भी समाज के साथ रह सकते हैं। इतिहास में बचपन से पढ़ाया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो असामाजिक क्यों हुआ जाता है? आज अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आधी खबरें आपको सिर्फ नफरत से जुड़ी मिल जाएंगी। वहाँ लिंचिंग हो गई, वहाँ उसको मारा, धर्म की बुनियाद पर यह किया, इस तरह की आपको अपराधों से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब सवाल यह है कि कानून अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, एफआईआर लॉन्च होती है, सजाएं भी होती हैं, जेल भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब खबरें क्यों आनी बंद नहीं हो रही हैं? इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपको और हमें ये भी देखना होगा निज़ाम क्या कर रहा है इस सब पर। तो चलिए अंदर चलते हैं। जी 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 काशीपुर में द एलीट क्लब हम लोगों ने एक सामाजिक संगठन बनाया है जी। तो द एलीट क्लब और वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के तहत हम लोग चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि हम लोग मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें इस तरीके के कुछ जो हमारे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि जो देश में भाईचारा बढ़ना चाहिए, नफरत के खिलाफ अभियान चलना चाहिए, उन लोगों को बुलाकर एक कार्यक्रम आयोजित करने की हम लोग मंशा रखते हैं। चलिए, स्वागत है, अच्छा है। और ज्यादातर लोग इसी तरह की सोच रखते हैं, उनको संगठित करने की जरूरत है। डरेंगे तब जब गलत हो। इस चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि आप गलत ना हो, तभी आप दम से खड़े हो पाएंगे। आज के माहौल में आपको नहीं मालूम कि क्या चीजें माहौल बिगाड़ सकती हैं, या आपको नहीं मालूम कि क्या चीजें माहौल बिगाड़ सकती हैं। हमारे यहाँ तालीमी जो चीजें हैं उन पर जो जिस तरीके का रद्द-ओ-बदल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ये कड़वा फैक्ट। इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए हमें खुद जमीनी तौर पर मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, एक साहब के वॉलंटियर के स्टेट ज्वाइन कर ली, वो बिहार में, अब उनको कोई पद मिल गया, सचिव हो गए, क्या हो गए, उन्होंने एक झंडा वंडा लगाया अपनी मोटरसाइकिल पे, उसके लोग गए, उनका चलान कर दिया, तो उन्होंने मेरे ऑफिस में फोन किया, लीजिए बात करिए, पुलिस वाले से मेरा चलान काट रहा है। जो भी ऑफिस में था उसने फोन लिया, हाँ क्या हो गया? बोले हम भी के सचिव है, हमारा चलान नहीं किया। बोले क्या कर रहे थे आप? अरे वो कुछ नहीं, वो रास्ता पार कर रहे थे, और पुलिस वाले का उसने कहा कि भाई पटना में हम खड़े हैं बोरिंग रोड पे, रेड लाइट जंप कर रहे हैं। अच्छा, हमको किसी ने बताया? हमने कहा कि अगर हम होते तो हम ये कहते कि भाई इतना दुगना चलान करो और उसमें जेल में बंद कर दो। तो इस मामले पर बात करने के लिए हैं मेरे साथ बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी के वीरेंद्र सिंह चड्ढा साहब। चड्ढा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा रहते हैं, भाईचारे में हमेशा आप आगे रहते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है क्या कहेंगे इस पर? और जिस तरह की नफरती बातें लगातार हम लोग टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, उसको दूर करने के लिए किस तरह का आप क्या सोचते हैं? कि हमारा देश जो है ना एक विशेष एकता का देश है। हर तरीके के रंग, हर तरीके के धर्म के लोग, हर तरीके की प्रकृति यहाँ पर है, और पूरे विश्व में हमारे देश को जो है एकता के रूप में माना जाता है।
आज सरकार ये कहती है कि 75वें साल में आज़ादी में हम अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि 75 वर्ष आज़ादी के होने के बाद ये काल अमृत काल नहीं, ये वर्ष एक तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं ऐसे लग रहा है कि ये विश्वकाल के रूप में मनाया जा रहा है। इतनी ज़्यादा नफरत पैदा की जा रही है कि एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म के लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो अपनी आवाज़ बंद कर दें और जुल्म सहना सीख जाएं, और इस तरीके की घटनाएं होती रहें और कुछ चुनिंदा लोग जो है इस पर राज करते हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? भाईचारे को बढ़ाने की आज बात हो रही है कि भाईचारे को किस तरह से आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? देखिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए हम सबको सामाजिक संगठनों को एक साथ आना चाहिए। आज से 15-20 वर्ष पूर्व 2005 में मेरे द्वारा एक संगोष्ठी कराई गई थी, सबसे बड़ी धार्मिक सौहार्द व सांप्रदायिकता पर। आज तक की सबसे बड़ी संगोष्ठी थी जिसमें मंचासीन 50 लोग थे, सभी धर्मों के मुखिया, सभी बड़े अखबारों के संपादकगण, सभी विधायकगण, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, तमाम लोगों की एक मंच पे बैठ करके 5000 लोगों की एक संगोष्ठी मेरे द्वारा खालसा गर्ल्स सेंटर कॉलेज में कराई गई थी। आज फिर उसी प्रकार की एक संगोष्ठी की हाँ, मैं यही कहने वाला था कि आज उसी तरह की जरूरत फिर आन पड़ी है कि हल्द्वानी और जिले के अंदर अच्छे प्रोग्राम इस तरह के हों। वाले 2-3-5% लोग हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जो 2-4% लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीरेंद्र सिंह चड्ढा साहब ने बता रहे हैं कि सन 2005 में एक बड़ी संगोष्ठी कराई थी जिसमें राजनीतिक लोगों से लेकर सामाजिक, शिक्षक, सभी लोग उसमें शामिल हुए थे। हमने कवर किया था, उस समय जन टीवी में हुआ करते थे, उसको हमने कवर भी किया था, मुझे आज तक याद है। तो आज इसी तरह के कार्यक्रम और आयोजन करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आदमी को आदमी समझा जाए, भाई को भाई समझा जाए और ख्याल रखा जाए एक दूसरे का। अमीर गरीब के खाई जहाँ तक हो उसको कम किया जाए। कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्तिवाद लाती है, तो पूंजीवादी व्यवस्था है उसने आदमी को व्यक्तिवादी बनाया है। हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। आप अगर धार्मिक किताबें खोलकर देखेंगे तो व्यक्तिवाद का बाइकाट उसके अंदर भी मिलता है, लेकिन लोग सिर्फ धर्म को अपनाते हैं। धार्मिक किताबों को कितना पढ़ते हैं ये आप ईमानदारी से पूछ लीजिए किसी से भी। तो धार्मिक किताबों को अगर पढ़ें तो कम से कम इतनी नफरत तो नहीं होगी जितनी अभी दिखाई देती है। तो मैं दो चीजें बताऊंगा। पहली, जब भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल बंगाल गए। जब बंगाल पहुंचे वो, तो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर था, इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ था। तो ट्रेन से उतरे तो लोग मिलने लगे, 10-15 सिक्योरिटी वाले थे, वो होमगार्ड टाइप के। तो एक बूढ़ी माँ खड़ी थी, तो नेहरू ने देखा कि वो खड़ी है तो उस तक चले गए। जब वो गए, सन 51-52 के पर रहा होगा, तो उस बूढ़ी माँ ने उनकी शेरवानी का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि जवाहर, क्या बदल गया हिंदुस्तान में, इसमें आजादी की रट लगा रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि अम्मा, तो प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ के खड़ी हो गई। तो मसला ये है कि प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ना उस वक्त फक्र था, आज भी फक्र होना है, लेकिन कुछ लोगों को ना समझी कहिए, ना अहलियत कहिए, या कुछ भी कहिए, इज्जत कहिए, जितना को फेस करते हैं तो हो सकता है। अब एक मसला, तो चलिए इस मसले में बात करते हैं सामाजिक न्याय की बातों को आगे बढ़ाने वाले खजान पांडे साहब से। हल्द्वानी में खजान पांडे साहब का नाम पुराना नहीं है, नया नहीं है, सॉरी, बहुत पुराना नाम है, सभी लोग जानते हैं। तो खजान पांडे साहब मेरे साथ हैं। खजान पांडे साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है। आप मंच पर बैठे हैं, बातें वहाँ पर भाईचारे की हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा अफसोस इसी बात का है कि आज हिंदुस्तान में इस बात की ज़रूरत हो गई कि हमें नफ़रत कम करने के लिए वॉलंटियर बनाने पड़ रहे हैं। जिस देश में भाईचारे के हर जगह गंगो जमनी तहजीब का एक मिसाल होती थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल होती थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सारी कौमें बड़ी मोहब्बत के साथ ईद और दिवाली मनाते हुए, होली और सवेरात मनाते हुए अपने दिन गुजारते हैं। आज वहाँ नफरत को रोकने के लिए वॉलंटियर बनाने पड़ रहे हैं। इस बात को देख के ही अफसोस हो रहा है, बस अफसोस होता है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब आज नफरत के खिलाफ इस तरह की बातें हमें करनी पड़ रही हैं हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है और सभी मजहबों के लोग यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। बातें जहाँ हुआ करती थी, कौमी भाईचारे की बातें हुआ करती थी, लोग ईद मनाने जाते थे, कोई दिवाली की मिठाई खाने आता था, आज वहाँ संकोच है और ये सब करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा अफसोस बस इसी बात का है।
लेकिन इससे कैसे लड़ेंगे आज जो दौर है? नहीं, ये दौर एक बहुत मामूली समय का दौर है, हम जानते हैं। हिंदुस्तान की जड़ें इतनी मजबूत हैं, यहाँ गांधी, नेहरू के और मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, क्या क्या बताएं, लाखों लोगों ने अपनी जान इस देश के लिए दी है। तो ये इतनी जल्दी तबाह होने वाला देश नहीं है। ये ताकतें भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी। एक दिन हिंदुस्तान जागेगा, भाईचारा फिर अपनी जगह आएगा और हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे उसी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो खजान पांडे साहब से मैं बात कर रहा था, वो अफसोस के साथ कहते हैं कि आज इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन्हें इस बात का अफसोस है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन तक इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं, हिंदुस्तान बर्दाश्त ही नहीं करता है। जगदीप मेहता साहब का एक कमेंट आ रहा है, जब टेलर का गला रेत दिया गया कहाँ थे? बिल्कुल ठीक बात है, उसको सभी ने कंडेम किया है। जिस तरह का कमेंट जगदीश मेहता साहब करते हैं, इसी तरह का कमेंट जुनैद नासिर के मामले में भी होता है। तो जुनैद नासिर का कत्ल करने वाले और जगदीश मेहता का कत्ल करने वाले दोनों अलग नहीं हैं। उनके नाम धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन मंशा दोनों की ही अपराध की है। उन दोनों को कंडेम करने के लिए ही आज इसी तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ लोग आगे आएँ। जी हाँ, लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों, शादियों में शामिल हों। जब ब्लड बैंक के बाहर बैठे होते हैं और डॉक्टर कहता है कि 4 यूनिट ब्लड चाहिए, तो पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को नहीं सुना ये कहते हुए कि जो ब्लड दिया जा रहा है वो हिंदू का है या मुसलमान का है, क्योंकि ब्लड का कोई रंग अलग अलग नहीं होता है, सबका रंग लाल है। इसीलिए कम्युनिस्टों में लाल सलाम कहा जाता है। जी हाँ, उनका यही कहना है कि साहब आदमी की तो दुनिया में एक ही ज़ात होती है और सबका खून लाल होता है, तो वो लाल सलाम अक्सर एक दूसरे को कहते हैं और कॉमरेड एक दूसरे को लफ्ज़ इस तरह से कहा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। खैर, वॉलेंटियर्स अगेंस्ट हेट की ओर से न्याय और भाईचारा बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका हम भी स्वागत करेंगे, अच्छा कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित कराए जाएं। लेकिन कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को अपना व्यवहार सुधारने की ज़रूरत है, लोगों को अपना अखलाक सुधारने की ज़रूरत है। आप अखलाक से ही अपने मज़हब का अच्छा पैगाम दे सकते हैं। अगर आपका व्यवहार ख़राब है तो इससे काम नहीं बनेगा। फिर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर ही आप अच्छे हो जाएंगे। आपको अपना अच्छा व्यवहार, मुझे अपना अच्छा व्यवहार रखना होगा। यही एक अच्छा पैगाम आप अपने समाज का दे सकते हैं। संविधान के साथ खड़े रहें, कानून के साथ खड़े रहें। कानून का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। कोई भड़काऊ पोस्ट, कोई भड़काऊ कमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस तरह का मामला करता है तो उसकी कंप्लेंट की जानी चाहिए। खैर, ये कार्यक्रम चल रहा था तो हम आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे थे। चलिए, अब चड्डा जी बोल रहे हैं तो चलते हैं। हमारे इलाके में रहकर इतना बड़ा पेट्रोल पंप चला रहा है, हम इसको तुरंत मनाना चाहते हैं। तो उस बात को लेकर के हमने पूरा थाना घेरा, हमारी पूरी एसोसिएशन ने धमकी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो कल हल्द्वानी क्या पूरे पर्वतीय क्षेत्र के सारे पेट्रोल पंप हम बंद कर देंगे। इसका संज्ञान लेकर के एसएसपी महोदय ने रात को ही उनको उठवाया, भले ही छोटी धारा लगी या कम बड़ी धारा लगी, बंद हुए। अगले दिन सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ पेश होकर के 156 का मुकदमा दर्ज हुआ, 107 लगा करके उनको जमानत पे छोड़ दिया गया। लेकिन बॉन्ड तो हुए। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि मतलब इतनी इंतहा हो गई है इस चीज़ों की। कल मैं खबर पढ़ा था कि अमेठी में वहाँ की सांसद, आप सब जानते हैं, जो हमारी एक सशक्त मंत्री भी हैं, वो एक जन संवाद कार्यक्रम कर रही थी। तो वहाँ पर एक ग्राम प्रधान अपने गांव की समस्या लेकर के आया। ग्राम प्रधान का कर्तव्य होता है कि अपनी समस्याएं जो है मंत्री तक पहुंचाए। उस ग्राम प्रधान ने कहा कि मेरे गांव में पुल बना दीजिए मंत्री जी। तो मंत्री जी ने उसको देखा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम इमरान है। अच्छा, तुम वही इमरान हो जो कुछ दिन पहले झंडा लेकर के देश विरोधी नारे लगा रहे थे? बोलो पुलिस इसको अरेस्ट करो। इसको अरेस्ट कर दिया। शायद मेरा साहब आपकी जानकारी में नहीं होगा क्योंकि मीडिया में नहीं आया। तो इस तरीके से अगर हमारे देश के मंत्री करेंगे तो इस देश का कुछ होने वाला नहीं। तो आज संगोष्ठी के बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 2005 में मैं खालसा गर्ल्स कॉलेज गुरुतेबादल स्कूल का अध्यक्ष था। 2005 में मेरे द्वारा एक संगोष्ठी कराई गई थी जिसमें सबसे बड़ा मंच आज तक का रहा। 50 से अधिक लोग मंचासीन थे। लंबा मंच बनाते थे, 100 फीट लंबा।
50 से अधिक लोग उसमें बैठे हुए थे और जिसमें सभी धर्मों के मुखिया, लोग धर्म गुरु कहते हैं, हम अपने धर्म में किसी को गुरु नहीं मानते, हमारा तो धर्म गुरु है, गुरु ग्रंथ जी है। तो इसी तरीके से सभी धर्मों के मुखिया, सभी मुख्य समाचार के संपादकगण, हमारे क्षेत्र के सभी आसपास के विधायकगण, 3 मंत्री बैठे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे थे और पादरी वगैरह सभी लोग बैठे थे। उस संगोष्ठी का लगभग 5000 लोग उपस्थित हुए थे। और हसनैन भाई को मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम इनके वालिद साहब खतीबी साहब भी मंचासीन थे और उन्होंने भी वक्तव्य दिया था। उस संगोष्ठी का शीर्षक था धार्मिक सौहार्द व सांप्रदायिकता। तो आज के माहौल को देख करके मैं कहना चाहूँगा आपको, विराज साहब और रबानी के लोगों को, कि ऐसी संगोष्ठी की आज हमें ज़रूरत है ताकि एक सही संदेश पूरे शहर में, पूरे इलाके में, पूरे देश में जा पाए। आप भी थे साहब, हाजी साहब भी थे उसमें, आप भी बता थे उसमें। तो ये एक संदेश जाता है कि हम सब है कि जो 2-4% लोग जो है हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मुस्लिम समुदाय को कहना चाहूँगा कि ये दौर जो चल रहा है। तो साथियों, नफरत के खिलाफ जो संस्था है वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट, न्याय और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम हल्द्वानी में आयोजित कराया। इस तरह के कार्यक्रम ये संस्था कई जगहों पर आयोजित करा रही है और भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, हम ये लाइव आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें भाईचारे को ध्यान में रखते हुए भाईचारे को प्रमोट करने के लिए आप कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए कि अभी समाज में इस तरह के लोग भी हैं सभी मज़हबों में कि प्यार चाहते हैं, नफरत को हटाना चाहते हैं। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।